आज की कहानी एक ऐसे विज़नरी की है जिन्होंने सिर्फ सपना देखा नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने का जज़्बा रखा। एक छोटी सी जगह से शुरुआत करके दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट एम्पायर्स में से एक के फाउंडेशन बनाया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक क्लर्क के रूप में उन्होंने यमन में काम करके अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप किए। आज हम उस इनक्रेडिबल सफ़र की बात करेंगे जो इंडिया वापस आके शुरू हुआ। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना पहला ऑफिस सेटअप किया, मार्केट ऑब्जर्व किया और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगाई जो एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए लेसन्स से भरी है। 1958 में धीरूभाई अंबानी यमन छोड़कर इंडिया वापस आए। उनके दिमाग में एक सपना था, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। जब वो मुंबई आए तो रिसोर्स बहुत लिमिटेड थे, लेकिन उनका विज़न बहुत बड़ा था। उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस साउथ मुंबई के मस्जिद बुंदर एरिया में किराए पर लिया। वो ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक टेबल और कुछ कुर्सियाँ थी। ये वही जगह थी जहाँ उनके सपने की शुरुआत हुई। हर दिन वो इस ऑफिस में अपने बिजनेस प्लान्स पे काम करते और नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते। ये छोटी सी जगह उनके एक मिशन कंट्रोल सेंटर बन चुका था, जहाँ से एक कॉरपोरेट एम्पायर का ब्लूप्रिंट बन रहा था। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले धीरूभाई एक चीज़ समझ गए थे, मार्केट की नीड्स और डायनामिक्स को समझना सबसे ज़रूरी है। उन्होंने अपना बिजनेस जर्नी की शुरुआत ऑब्जर्विंग से की। वो छोटे दुकानें, बड़े ट्रेडिंग कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंजेस जाते, लेकिन खरीदने बेचने के लिए नहीं, सिर्फ देखने और समझने के लिए। वो पेटी शॉप्स में जाके देखते कि लोग किस चीज़ की डिमांड करते हैं और ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं। बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज में वो सप्लाई चेन्स और नेगोशिएशन प्रैक्टिसेस समझते। स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाके वो ट्रेडिंग का प्रोसेस ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन उनका अपना बिजनेस भी पब्लिक होगा और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। उन्होंने मार्केट का एक सिंपल प्रिंसिपल समझ लिया था, प्रॉफिट तब होता है जब आप एक प्रोडक्ट चूज़ करें जो डिमांड में हो और सप्लाई लिमिटेड हो। इस प्रिंसिपल के बेस पर उन्होंने अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट काफ़ी केयरफुली किया। जब मार्केट का एनालिसिस कंप्लीट हो गया, तब धीरूभाई ने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपना पहला स्टेप स्पाइसेस एक्सपोर्ट से शुरू किया। इंडिया में हल्दी, मिर्ची और मसाले काफ़ी सस्ते थे, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ और यूरोप में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। धीरूभाई ने इस डिमांड का फ़ायदा उठाया और मसाले एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है कैश्यूज़ की, मतलब काजुओं की। इंडिया में रॉ काजू अवेलेबल थे, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ और अमेरिका में क्लीन्ड कैश्यूज़ की डिमांड थी। धीरूभाई खुद अपने हाथों से काजू साफ़ करते थे ताकि क्वालिटी मेंटेन हो, और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। ये उनका हार्डवर्क और परफेक्शन की कमिटमेंट को दिखाता है। एक और उनकी क्विक थिंकिंग का एग्जाम्पल है। गल्फ़ कंट्रीज़ में मिट्टी की डिमांड थी। वहाँ सिर्फ सैंड थी, सॉइल नहीं, जो वेजिटेशन उगाने के लिए चाहिए होती है। धीरूभाई ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और मिट्टी एक्सपोर्ट किया। वो मिट्टी जो इंडिया में किसी काम की नहीं थी, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी बन गई। धीरूभाई ने कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जो उनका एक गेम चेंजिंग स्टेप था। इंडिया में कॉटन क्लोथ्स का सरप्लस था और वो काफ़ी सस्ते थे, लेकिन उनका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत हाई थी। धीरूभाई का अप्रोच सिंपल था। उन्होंने क्वालिटी और प्राइसिंग का बैलेंस बना के एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बिल्ड किया। ये बिज़नेस उनके लिए प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ उनके नाम एक रिलायबल ट्रेडर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहा था। धीरूभाई समझ गए थे कि
बिजनेस में परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए एक इनोवेटिव स्ट्रेटेजी लगाई। उनका दिल्ली में आना जाना बहुत था और उनको दिल्ली में काफ़ी टाइम तक स्टे करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने दिल्ली के अशोका होटल के मैनेजर को कन्विंस किया कि जब उनके क्लाइंट्स का कॉल आए और पूछे कि मिस्टर धीरू भाई यहाँ हैं, तो मैनेजर बोले, हाँ वो यहीं रहते हैं, अभी वॉक पर गए हैं। इसका इम्पैक्ट ये था कि उनके क्लाइंट्स उन्हें एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखने लगे, क्योंकि अशोका होटल बहुत एक्सपेंसिव होटल था और सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग ही वहाँ रह पाते थे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये सिखाती है कि कैसे धीरूभाई ने अपने नेटवर्क और परसेप्शन बिल्डिंग के स्किल्स का यूज़ किया अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। 1960s में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। इसका एम था एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना और इंपोर्ट्स को रेगुलेट करना। इस पॉलिसी की वजह से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिली। धीरूभाई ने इस पॉलिसी का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू किया, जो उस समय इंडिया में काफ़ी महंगे थे और लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल थे। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो उनके फ्यूचर प्लान्स के लिए एक फाउंडेशन बन गया। यही पॉलिसी उनके पॉलिएस्टर प्रोडक्शन बिजनेस की शुरुआत के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनी, जिसे हम अगले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस नाम की। धीरूभाई ने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रखा क्योंकि इसका मतलब था ट्रस्ट या भरोसा। वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का नाम उनके क्लाइंट्स और इन्वेस्टर के लिए एक अश्योरेंस हो कि उनकी कंपनी पर लोग ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं। धीरूभाई अंबानी की बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी ऑफिस और बड़े सपने के साथ हुई थी, लेकिन उनकी फॉरकास्ट, हार्डवर्क और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ने उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन बना दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने पॉलिएस्टर प्रोडक्शन का एक बड़ा एम्पायर बनाया, कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ज़रिए अपनी कंपनी को अनस्टॉपेबल बनाया और कैसे रिलायंस का नाम एक ग्लोबल ब्रांड बना। ये सब आपको इंस्पायर करेगा कि सक्सेस के लिए सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, एक स्ट्रॉन्ग विजन और एग्जीक्यूशन भी चाहिए।